Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम यथार्थ दीक्षित है। मैंने इस साल यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में ऑल इंडिया रैंक 411 प्राप्त की है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कुछ रोड ब्लॉक्स जो हर एस्पिरेंट की जर्नी में आते हैं सिविल सर्विसेज की। और वो बताने से पहले मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं अमूमन लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने वहीं से अपनी स्कूलिंग की है, नर्सरी से लेकर 12 तक सेंट डॉन बॉस्को कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है और मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में ये चीज़ मैंने कंप्लीट की। उसके बाद मैंने 2016 से लेकर 2023 तक एक सरकारी कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग BPCL, जो कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे मैंने कार्यरत अपना कंप्लीट किया। इसी BPCL की वर्किंग जर्नी के दौरान 2018 के करीब मैंने अपने सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट की और धीरे धीरे 2019 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया और फिर हर साल मैं अटैम्प्ट देता गया और फाइनली 2024 में मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में सफलता प्राप्त की। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, क्या रोड ब्लॉक्स हैं जो इस जर्नी में आते हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये रोड ब्लॉक्स एकदम सेम तरह से सबको आएंगे। हर एस्पिरेंट की एक अलग जर्नी है। उसको किसी के जर्नी में कोई रोड ब्लॉक ज़्यादा बड़ा हो सकता है, किसी के में वो रोड ब्लॉक थोड़ा छोटा हो सकता है। कई लोग ये एग्ज़ाम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, वहीं पे कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैं, जिनको 6 साल तक लग जाते हैं या और भी ज़्यादा समय लग जाता है ये क्लियर करने में। तो हमारे लिए विज़डम यही होगा कि हम जितनी जल्दी समझ जाएं इन रोड ब्लॉक्स को और इन पर काम करें, जिसके तहत हम लोग इनको हटाते जाएं, क्लियर करते जाएं और फिर हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा, एक मेंटल ब्लॉकेड है जो कि सबसे बड़ा ब्लॉकेड होता है। ये मेंटल ब्लॉकेड जो है ये हम लोग अपने दिमाग में बना के रखते हैं, ये हमें हर पल रोकता है। वो बोलता है कि अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ नहीं हो सकती है। ये ब्लॉकेड इंटरनल भी हो सकते हैं जो कि हम लोग के द्वारा खुद सोचे गए होते हैं, खुद हमने ईजाद किए होते हैं, या फिर वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं जो हमारी सोसाइटी या फ्रेंड्स के थ्रू या बाकी जगहों से हम लोग को मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ ऐसे ही मेंटल ब्लॉकेट बताना चाहूँगा। क्योंकि मैंने जॉब में रहकर प्रिपरेशन की है, इसलिए मेरे साथ एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेट ये था कि रोज़ करीब 10 घंटे जॉब को देने के बाद मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, और अगर कर भी लूँगा तो इतनी कम पढ़ाई में कैसे चीज़ें हो पाएंगी। तो ये जो ब्लॉकेड है ये बहुत सारे वर्किंग एस्पिरेंट्स के साथ रहता है, और जो वर्किंग एस्पिरेंट्स नहीं भी हैं वो भी कई बार 3 से 4 घंटे ही पढ़ते हैं, वो अपना टाइम दूसरी जगहों पे लगा देते हैं जो उनको नहीं लगाना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कि हम अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे अच्छे से करें। अगर हमने अपने मन में पहले ही बना लिया है कि बहुत कम टाइम है, हो ही नहीं सकता, तब तो ये सच में नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेट रहता है जिसको हमें फेस करना होता है और फिर इसको ही पार करके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। एक जो नए एस्पिरेंट्स के साथ दिक्कत आती है, वो लोग सोचते हैं कि यूपीएससी तो एक सागर है और इतने बड़े सागर में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, इनको कैसे कवर किया जाए। कई बार तो जैसे मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बीटेक वगैरह किया है या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या लॉ बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए कई सारे सब्जेक्ट्स एकदम नए होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं। हम लोग हिस्ट्री लें, पॉलिटी लें,
या इकोनॉमी लें, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आर्ट साइड से आते हैं। तो इनमें स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है और मन में ये आता है कि ये बिना गाइडेंस के कैसे हो पाएगा। तो इसमें हम लोग को ये ध्यान में रखने की चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में पढ़ रखी हैं और 6th से लेकर 12th तक की जो किताबें हैं वही अमूमन हर एस्पिरेंट का, हर सक्सेसफुल कैंडिडेट का बेस बनती हैं। जैसे कि हिस्ट्री में 6 से लेकर 12th तक की किताबें, ज्योग्राफी में 6 से लेकर 12th तक की NCERT की किताबें, ये एक ऐसा बेस बनाती हैं जिसके बाद आप अच्छे से अच्छे सवाल को टैकल कर सकते हैं। मैंने भी ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 6 से 12th तक की किताबें पहले पढ़ी, उसके बाद 11-12 की किताबें पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने मृणाल सर का प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी का कोर्स था, ये काफ़ी पुराने समय 2018 की बात है, वहाँ पे फ्री में कोर्स अवेलेबल था राजस्थानी मैडम का, तो वहाँ से मैंने ज्योग्राफी प्रिपेयर की और फिर उसके बाद 11-12 की बुक्स पढ़ने में बहुत आसानी हुई। उसके बाद फिर मैं जब रिवीजन करता था तो 11-12 की बुक से ही करता था। जैसे जैसे टाइम बीता हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी अलग रही। जैसे अभी ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में ही और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने करीब 2022-23 में एक लेवल अप IAS का कोर्स ज्वाइन किया, प्रीलिम्स मास्टर्स प्रोग्राम, जिसमें डिम्पल मैम ने पढ़ाया ज्योग्राफी। और फिर उनका ज्योग्राफी के जो नोट्स थे, जो हैंडआउट्स थे, वो बहुत कंसोलिडेटेड थे, तो उन्हीं में मैंने बार बार हाईलाइट किया, अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स का यूज़ करके उनको हाईलाइट किया और फिर उसी को इतनी बार पढ़ा कि वही मेरे मेन नोट्स बन गए और मैंने NCERT वगैरह को भी फिर बाद में नहीं पढ़ा। तो ये जो मेंटल ब्लॉकेड है कि कैसे करेंगे, ये हम सबको समझना होगा कि ये हर एस्पिरेंट को करना ही होगा, क्योंकि ये बेयर मिनिमम है इस एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे जैसे ये कवर होता जाएगा चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। एक जो बहुत बड़ा ब्लॉकेड आता है वो होता है कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं, और बनाएं तो कैसे बनाएं। हालांकि इस पे मैं डिटेल में भी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जितने नोट्स बना लेंगे आप उतना फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और उनको रिवाइज़ करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक दिन पहले आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए NCERT, इकोनॉमी के लिए आपकी अलग किताब, इतना सब रिवाइज़ करना, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स और 1 से 2 दिन में रिवाइज़ करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। यदि आप पर्सनल नोट्स बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। आप वो हैंड रिटन भी बना सकते हैं, ऑनलाइन भी बना सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। लेकिन अगर नहीं बना सकते हैं तो उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है। आप हाइलाइटर, पेन, पेंसिल, इन सब का इस्तेमाल करें। जैसे पहली बार पढ़ें, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसको पीले रंग से हाईलाइट करें। फिर जब आप थोड़ा सब्जेक्ट को समझ जाएं, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लिया है, जब आप समझ गए हैं कि कौन से पार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप दूसरे कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट करें, जैसे कि ऑरेंज से करें। और फिर फाइनली इसके ऊपर और आप हरे या नीले रंग का हाइलाइटर ले आइए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये वो पार्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले मुझे देखने हैं, और वो देखूँगा तो मैं सब कुछ, सारा सब्जेक्ट रिकॉल करने में सक्षम रहूँगा। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि सिर्फ इतना हाइलाइटेड पार्ट देख के मैं बाकी पार्ट को भी रिकॉल कर लूँगा। बहुत बड़ा ब्लॉकेड ये भी आता है, जैसे कि हम लोगों ने अपनी जर्नी में कई सारे टॉपर्स को सुना था कि कई बार रिवीजन करना होगा, कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन करना होगा। तो कितनी बार रिवीजन करें और कैसे रिवीजन करें, क्या इतनी बार रिवीजन पॉसिबल भी है, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेड आता है हम लोगों के सभी के मन में। यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि कुछ टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि इतने समय से टॉपर्स फॉलो कर रहे हैं एंड वो एडवाइस कर रहे हैं, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप उनको फॉलो करिए। क्योंकि जैसे हम लोग का चाहे भले प्रीलिम्स का स्टेज हो या मेंस का स्टेज हो, जैसे कि आप सभी जानते हैं इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों की स्ट्रेटजी अलग अलग रहती है। फिर भी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है। जैसे वो पूरा ही MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, तो उसमें मैं जो करता था, मैंने पहले 5 अटैम्प्ट्स में क्या किया, मैंने अपनी स्ट्रेटजी लगाई। सभी टॉपर्स ज़्यादातर ये सजेस्ट करते थे कि प्रीलिम्स का पेपर को आप 2 से 3 राउंड में करिए, जिसमें पहले राउंड में आप सिर्फ वही क्वेश्चंस को मार्क करिए OMR में जिसमें आप 100% श्योर हों। यहाँ पे आप अपने साथ ज़रा भी चीटिंग ना करें। अगर आपको 1% भी डाउट है तो उसको OMR पे ना मार्क करें, बस क्वेश्चन पेपर पे लिख के अगले राउंड के लिए छोड़ दें।
जैसे ही आपका पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा, इसमें करीब 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा तक लग सकता है। जैसे ही आपका पहला राउंड कंप्लीट होगा, आप OMR पे काउंट करिए कितने बबल्स हैं आपके, और आपके मान लीजिए 25 सवाल होते हैं, तो आप 100% श्योर हैं कि ये 25 सवाल यानी कि 50 नंबर का तो मैंने सही लगा लिया है। अब मुझे 50 से 100 पे जाने के लिए या 90 पे जाने के लिए करीब 50 नंबर के क्वेश्चंस और लगाने हैं। तो ये जो एक गेस वर्क है कि हमें कितना गेस करना है, ये हमें यही फर्स्ट राउंड की एक्यूरेसी से प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है, और वो तभी हो सकता है जब आप लोगों के स्टैटिक सोर्सेज बहुत मजबूत हों। और स्टैटिक सोर्सेज का मजबूत होना उस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने रिवीजन कितना किया है। तो मैं वापस उस बात पे आता हूँ, उस ब्लॉकेट पे आता हूँ कि रिवीजन इतना सारा कैसे करें। तो रिवीजन करना ही होगा। मैंने भी अपनी टेबल पे मैंने लिख रखा था मुझे 50 बार रिवाइज़ करना है, तो 50 बार तो मैं नहीं कर पाया, बट मैंने 8 से 10 बार उनको ज़रूर रिवाइज़ किया है। और इन सब्जेक्ट्स के रिवीजन में आप ये मान के चलिए कि पहली बार में यदि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में 2 महीना लगा है, तो दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको 1 महीना ही लगेगा। तीसरी बार पढ़ेंगे तो और कम, हो सकता है 15 से 20 दिन लगे। इस तरह से आप जब नोट मेकिंग भी करेंगे, हाईलाइट भी करेंगे, तो एक समय आ जाएगा कि एग्ज़ाम के पहले आप 7 से 8 घंटे के अंदर पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज़ कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से आपको रिवीजन की स्ट्रेटजी रखनी है। रिवीजन का ये मतलब नहीं है कि लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन रिवीजन का ये मतलब है कि हम उतनी चीज़ें पढ़ेंगे जो मेन है, और बाकी चीज़ें हमें अपने आप याद आ जाएंगी। इस पर हमें भरोसा रखना है। फिर एक अगली चीज़ जो यहीं पे आती है वो रहता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी और इंटरव्यू का भी। तो लोगों के मन में ब्लॉकेड रहता है कि करंट अफेयर्स कैसे करें, अखबार कितना पढ़ें, किसी कोचिंग को ज्वाइन करें, या फिर जो फ्री कंपाइलेशंस आते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के उनको करें। तो यहाँ पे मेरा ये ओपिनियन है कि कई लोग जैसे विजन IAS का मंथली कंपाइलेशन फॉलो करते हैं या किसी और इंस्टीट्यूट का मंथली कंपाइलेशन फॉलो करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उस कंपाइलेशन को लेके मंथली दर मंथली उसको लेना चाहिए, उसको रिवाइज़ करना चाहिए और उसी से उनको बिल्डअप करना चाहिए। मैंने पर्सनली लेवल अप IAS का करंट अफेयर्स कोर्स को फॉलो किया है। मैंने करीब 2021 से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और लगातार मैं वही करंट अफेयर्स फॉलो करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लगा कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें कवर की गई थी। जैसे पहले महीने में साइंस एंड टेक कवर किया गया, फिर इकोनॉमी का करंट अफेयर्स कवर किया गया, फिर आगे चल के एनवायरनमेंट का कवर किया गया। तो मेरे लिए ये सहूलियत वाला चीज़ थी, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा तो मेरे लिए आसानी रहेगी। तो मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स एक बहुत मेजर पार्ट है, आप उसको इग्नोर मत करिए और आप कोई भी एक सोर्स चूज़ कर दीजिए। जो भी सोर्स आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, जो कि ट्रस्टवर्दी सोर्स हो, जिसको कई टॉपर्स ने बताया हो कि अच्छा है, आप उस पर जाइए और उसके मल्टीपल रिवीजन करिए। यहाँ पे भी अगर आप मंथली कंपाइलेशन या अपने कोचिंग के हैंडआउट्स प्रिंट करते हैं तो उसमें भी हाईलाइट करिए मल्टीपल टाइम्स, और अगर आपके लिए पॉसिबल है रिवाइज़ करना, नोट्स बनाना, तो उसके नोट्स बनाइए। जैसे मैंने एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक इनके अलग से हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और फिर उन्हीं में मल्टीपल टाइम्स हाईलाइट किया हुआ था। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स कवर कर पाएंगे और इस फियर में कतई ना रहें कि मैं एक इंस्टीट्यूट का कर रहा हूँ, दूसरे का नहीं कर रहा हूँ। आप इस पे बिल्कुल मत जाइए। आप जितना कर रहे हैं बस एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स करिए। इसी के साथ मैं एक नेक्स्ट ब्लॉकेट पे आता हूँ, जो कि है टेस्ट सीरीज़, कि हमें टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी चाहिए, हमें कितने टेस्ट लगाने चाहिए, क्या कुछ भी टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट रहेंगे। हर मॉक टेस्ट लगाने का एक अलग पर्पज़ होता है, और मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगा कि आप प्रीलिम्स के PYQ पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। आप पिछले 10 साल के तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उनको एनालाइज करिए। आप ये देखेंगे कि UPSC में प्रीलिम्स में PYQ में एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न आप अगर खुद समझ पा रहे हैं तो समझिए, नहीं तो दोस्तों की मदद लीजिए। आपका अच्छा अगर पीयर ग्रुप है तो उनकी हेल्प लीजिए, और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो YouTube पे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले 5 अटैम्प्ट्स में मुझे कई सारी ट्रिक्स और पैटर्न होते हैं वो नहीं पता थे, लेकिन छठे अटैम्प्ट में मैंने अंडरस्टैंड UPSC एक कोर्स है सत्यम जैन सर का,
वहाँ पे उन्होंने MCQ के लिए एक एप्टीट्यूड डेवलप करवाया। ये सीरीज़ फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि आप ये कोर्स या ऐसा ही कोई सिमिलर कोर्स फॉलो करें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि प्रीलिम्स में एक पैटर्न है, और वो पैटर्न अगर आप मिस कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं रेस से पीछे हो जाएंगे। ये जो पैटर्न है, ये जो ट्रिक्स हैं, ये आपको फर्स्ट राउंड में नहीं फॉलो करनी है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रीलिम्स पेपर को सॉल्व करें 2 से 3 राउंड में, और पहले राउंड में अपने स्टैटिक नॉलेज की एक्यूरेसी पे जाएं। आपको 100% नॉलेज बेसिस पे वो आपका फर्स्ट राउंड करना है। फिर सेकेंड राउंड जब आप गेस वर्क पे आते हैं, जब आप 50-50 एलिमिनेशन कर चुके होते हैं, तब इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कई बार टेम्पटिंग लगता है कि ये तो सब चीज़ें ट्रिक से हो रही हैं, बट वैसा नहीं होता है। आपको बहुत मल्टीपल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप सही समझ पाएंगे कि कौन सी ट्रिक कहाँ पे काम कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो उसको इग्नोर करें, आप उस क्वेश्चन को स्किप करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो अभी मैं जैसे टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा था, ये हमारे मन में ब्लॉकेड है कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ कैसे करें और उसकी एनालिसिस कैसे करें। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ की एनालिसिस भी आपको ऐसे ही करनी है। आपने मान लीजिए हिस्ट्री का टेस्ट दिया, आप हिस्ट्री का टेस्ट देने के बाद, प्रीलिम्स का 2 घंटे का टेस्ट देने के बाद, आप ये एनालाइज़ करिए कि मैंने फ़र्स्ट राउंड की मेरी एक्यूरेसी कितनी थी। मैंने अगर फ़र्स्ट राउंड में 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उसमें से 30 सही हुए, तो मेरी करीब 80 से 85% की एक्यूरेसी है। आप ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में। आप ये देखिए कि मैं कितने क्वेश्चंस नॉलेज से सॉल्व करता हूँ और कितने गेस वर्क से सॉल्व करता हूँ। आप लिखिए, एक नोट बनाइए, कॉपी में, एक डायरी में आप नोट करते चलिए कि टेस्ट में मैंने ये पाया कि मेरा गेस वर्क इतना है, और अगर मैं 10 क्वेश्चन टोटली ब्लाइंड गेस करता हूँ तो उसमें से 8 गलत हो जाते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि आपका गेस वर्क अच्छा नहीं है, तो आपको रियल एग्ज़ाम में भी गेस वर्क पे रिलाई नहीं करना है। तो ये जो एनालिसिस है, ये आपको टेस्ट के बाद 3 से 4 घंटे देना पड़ेगा। आपको एक एक सवाल देखना पड़ेगा कि वो मैंने नॉलेज से सॉल्व किया या ट्रिक से सॉल्व किया या ब्लाइंड गेस वर्क से सॉल्व किया। इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज़ का एक पर्पज़ मिलेगा कि हम लोग टेस्ट लगा क्यों रहे हैं, और आप लोग कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि टेस्ट से भी ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही टेस्ट की तरह सॉल्व करिए। पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल के उठा लीजिए, और जब एग्ज़ाम पास आए तो आप पूरा का पूरा पेपर ही, जैसे सुबह 9:30 से 11:30 आपने 2024 का GS1 का पेपर सॉल्व कर लिया, और दोपहर में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपने CSAT का पेपर सॉल्व किया। तो इससे आपको एकदम रियल एग्ज़ाम का सिमुलेशन मिलेगा, और वो फीलिंग मुझे लगता है कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाएगा। ये था जो एक मेन ब्लॉकेड था। इसके बाद एक अगला जो बहुत बड़ा ब्लॉकेड है, वो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अनसर्टेनिटी। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है, इसको कैसे टैकल किया जाए, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो ये तो हो ही जाता। तो यहाँ पे वापस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रैटेजी बताई थी, मैं वही बताऊँगा कि फर्स्ट आप 2 से 3 राउंड में करें प्रीलिम्स का पेपर। पहले राउंड को आप नॉलेज पे जाएं, सेकेंड राउंड में आप गेस वर्क करें, जो कि डिपेंड करेगा आपने पैटर्न एनालिसिस कितनी अच्छे से की है प्रीवियस ईयर्स की। अभी इसके बाद एक जो ब्लॉकेड है, जो बहुत बड़ा ब्लॉकेड अभी पिछले 2 साल से ज़्यादा मैं बोलूँगा, वो है CSAT। CSAT इज़ बेसिकली सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैथ्स या फिर क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ें रहती हैं। और अभी ऐसा हो रहा है कि कई बार एस्पिरेंट्स के GS में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो कट ऑफ से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन CSAT में वो लोग 66 या 67 मार्क्स जो कि कट ऑफ है, वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, और CSAT बहुत से लोगों को पीछे लेके जा रहा है। 2023 का पेपर स्पेशली मेंशन मैं करना चाहूँगा। वो एक ऐसा पेपर था जिसमें कई IIT ग्रेजुएट्स, कई NIT ग्रेजुएट्स फेल हो गए थे उस एग्ज़ाम में। तो मैं ये बोलूँगा कि आप CSAT को भी इक्वल फोकस दें। CSAT की प्रैक्टिस भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ही करिए। आप पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, उनसे अलग अलग थीम्स निकालिए, और उन थीम्स के हिसाब से आप सॉल्व करिए। जैसे आप देखेंगे मैथ्स में कई सारे क्वेश्चन हैं कि ये टैंक कितनी देर में भरेगा, कोई बोट है वो अप स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो इस तरह से आप थीम्स का सेग्रीगेशन करें।
अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पे कई सारी सीरीज़ हैं, आप किसी मेंटर या गाइड की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपको थीम सेग्रीगेशन में कम टाइम लगेगा और फिर आप उनको उस हिसाब से प्रिपेयर करें। यहीं पे इंग्लिश जो अनसीन पैसेज आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको भी आपको ध्यान में रखना होगा और इस तरह से सीसैट का जो एक ब्लॉकेड है वो क्लियर किया जा सकता है। और मैं यही बोलूँगा कि सीसैट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट ब्लॉकेड आता है लोगों के मन में कि वो दिल्ली जाके कोचिंग करें या घर पे ही प्रिपरेशन करें, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज के इंटरनेट टेक्नोलॉजी, डिजिटल रेवोल्यूशन के टाइम में आप घर बैठे सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं खुद एक वर्किंग एस्पिरेंट रहा हूँ और मैंने अपने पूरे 6 साल की प्रिपरेशन ऑनलाइन कोचिंग से ही की है। आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का कोर्स अपने घर बैठे, अपने घर के कंफर्ट पे पा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिल्ली जाएंगे तभी होगा। आप आज के टाइम में कितने सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने घर बैठे ही ऑनलाइन प्रिपरेशन की है। तो बिल्कुल भी आप इस फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो में मत रहें कि मैं दिल्ली नहीं जा पा रहा हूँ तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से करिए, जो भी आपका कोर्स है आपको बेयर मिनिमम चीज़ें कंप्लीट करनी है और बेयर मिनिमम यही रहते हैं कि स्टैटिक इज़ द किंग। स्टैटिक को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, जो प्रीलिम्स पेपर है उसको 2 से 3 राउंड में करना है और इतनी बार रिवीजन करना है कि आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कई बच्चे आर्थिक रूप से समर्थ नहीं होते हैं कि वो पेड कोर्सेज़ ले पाएँ, तो उनके मन में ये ब्लॉकेड आ जाता है कि मैं पेड कोर्स नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं शायद सक्सेस ना पा पाऊँ। तो मैं इस पे बोलूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने सारे कोर्सेज़ हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इकोनॉमी का कोर्स मृणाल सर का यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल करीब 2018-2017 के टाइम के वीडियोस थे, उनसे किया था। ज्योग्राफी का भी मैंने वहीं से किया था। मैपिंग के वीडियोस, लेवल अप आईएएस में, सोशियोलॉजी में जो संतोष सर के वीडियोस हैं वहाँ से मैंने किया था। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इवन टेलीग्राम पे भी आज बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस आपको ये इंश्योर करना है कि आप मटेरियल बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने की होड़ में ना रहें। आप जो टॉपर्स बोल रहे हैं, जो गाइड्स बोल रहे हैं उनको सुने और जो एक ट्रस्टवर्दी मटेरियल है उसी को आप फॉलो करें। आप एक मटेरियल चुन लें, अब उसी का मल्टीपल रिवीजन करेंगे, आपको सफलता पाने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी एक और जो ब्लॉकेड है वो है कंसोलिडेशन का और रिपीटेड फेलियर्स का, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कई बार आपको फेलियर्स देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन और फेलियर को दोनों को साथ में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था मेरे पास टाइम कम है, तो मैं बस चीज़ें पढ़ता जाऊँ, उनको कंसोलिडेट ना करूँ, बस पढ़ता जाऊँ कैसे भी और एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करके उसको पेपर दे दूँ। जो मैंने सोचा था कि 1 साल की जर्नी रहेगी वो 6 साल से ज़्यादा की जर्नी हो गई है। तो आप लोग ये मत करें कि 1 साल में ही मुझे क्लियर करना है। आप ये समझिए कि ये जर्नी कठिन हो सकती है और बहुत लंबी भी हो सकती है। आपको जो बेयर मिनिमम है वो चीज़ें करनी ही रहेंगी, भले उसके लिए 1 साल लगे या 2 साल लगे या 3 साल लगे। आपको नोट्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा और उस कंसोलिडेटेड मटेरियल के बाद ही आपको उनका मल्टीपल रिवीजन करना रहेगा। और इस जर्नी में कई सारे फेलियर्स आएंगे, तो उनको फेस करने के लिए आपको फैमिली का सपोर्ट, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट, अपना पर्सनल मोटिवेशन बनाए रखना है। एक लास्ट ब्लॉकेड में और बोलना चाहूँगा जो कि है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि 3-4 घंटे या 6 घंटे से ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाता हूँ। तो इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी घंटे पढ़ाई करें बहुत ही प्रोडक्टिव पढ़ाई करें। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक तरीका है जो कि आजकल बहुत लोग फॉलो करते हैं, वो होता है टाइम ट्रैकिंग। आप एक एक एक्टिविटी को ट्रैक करिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, कई सारे लोग ऑनलाइन ऐप है YPT ऐप, उसको इस्तेमाल करते हैं, उस पर वो ट्रैकिंग करते हैं कि इस टाइम वो पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पर्सनली क्या करता था, मैंने पेन पेपर मोड में ट्रैकिंग की है। मैं सुबह मान लीजिए 7 बजे उठा हूँ और रात को 12 बजे सोया हूँ, तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं एक एक एक्टिविटी नोट करता हूँ कि मैंने कब क्या किया। अगर मैंने 10 बजे से 10:15 बजे तक घर पे बात की है फ़ोन पे तो मैं वो भी लिखता था। और
दिन के अंत में मुझे ये पता चलता था कि कौन सी चीज़ें हैं जो टाइम एलिमिनेट किए जा सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से आप वेस्टफुल टाइम को हटाएं और उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करें। तो ये जो थे, ये कुछ मेजर रोड ब्लॉक्स थे जो मैंने पाए सिविल सर्विसेज जर्नी में। कई लोगों के साथ आएंगे, आप भी इन सारे ब्लॉकेट्स को हटा सकते हैं। और इन सब ब्लॉकेट्स को हटाने के लिए एक पावरफुल कोट या मंत्रा मैं बोलना चाहूँगा, जो कि मुझे मेरे फैमिली मेम्बर ने ही दिया था। इसका ये कोट है कि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। इसका लिटरली ये मतलब है कि यदि आपने सोच लिया है कि कोई चीज़ करनी है तो वो चीज़ हो जाएगी। अगर आप मन में ब्लॉकेट बनाएंगे तो आप ब्लॉकेट के साथ ही रह जाएंगे, और अगर आप ये सोचेंगे कि कोई मन में कोई ब्लॉकेट नहीं है तो वो ईज़िली क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। मैं DKT या दिल्ली नॉलेज ट्रैक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अनबायस प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी ओपिनियन रख सकता था और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता था। इसी के साथ मैं सारे एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट विश करता हूँ उनकी जर्नी में, और विश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो कामयाबी को हासिल करें। थैंक यू एवरीवन।